कोलकाता कांड, जिस पर सुप्रीम सुनवाई जारी। अभी तक आपको बता दें, कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ी टिप्पणी की गई है, पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा है, पुलिस का काम करने का तरीका सही नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। पुलिस ने जो तरीके अपनाए वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जज साहब ने कहा, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है? बार बार टाइमलाइन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इसी टाइमलाइन के जरिए जो सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, इस मामले में जो लापरवाही बरती गई, जिन लैप्सेस का, जिन लूपहोल्स का जिक्र किया जा रहा था, वो एक एक कर सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों से देश के सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो मौका वारदात उसको संरक्षित ना करना, सबूतों और जो सुराग हैं उनके साथ छेड़छाड़ का अंदेशा जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जता दिया गया, और साथ ही साथ देरी एफआईआर दर्ज करने में, अननेचुरल डेथ से इस मामले को हत्या और रेप का मामला दर्ज करने में, ये वो तमाम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक की सुनवाई में सामने रखे गए हैं। और क्या कुछ चल रहा है कोर्ट रूम के भीतर, निपुण सहगल वहां पर मौजूद है और पल पल का अपडेट अंकित गुप्ता के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, रोमाना, इस वक्त के लिए खबर यह है कि करीबन पौने 2 घंटे की सुनवाई के बाद में अभी के लिए लंच ब्रेक हुआ है। 2 बजे एक बार फिर से मामले की सुनवाई शुरू होगी। लेकिन रोमाना, अब तक की जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि कोलकाता पुलिस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके इतने सारे सवाल उठा दिए हैं, जिसका जवाब देना वरिष्ठ वकील, बहुत सीजनल वकील है, सीजन वकील है कपिल सिब्बल, वो जो है इतने वरिष्ठ वकील होकर भी उनके लिए भी आसान नहीं हो रहा। हालांकि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं, इसमें हमने जांच की थी, वहां मजिस्ट्रेट को ले गए थे, लेकिन वो खुद अंदर से उनको भी संभवतः ये पता है कि कोलकाता पुलिस ने इस केस में क्या खराब कर दिया है, पूरा केस खराब कर दिया है। अगर ये कोर्ट ने तो नहीं कहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने इस पूरे केस को खराब कर दिया है। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणियां, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां पर ऐसी जांच हमने अपने, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज कह रहे हैं, अपने 30 साल के करियर में हमने ऐसी जांच नहीं देखी, ऐसी जांच नहीं देखी जहां पर घटना के जो शुरुआती शिकायत मिली थी अननेचुरल डेथ की, वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंच जाते हैं, देखते हैं डेड बॉडी सामने पड़ी है, छोड़ करके या नहीं देखिए ना, अंकित गुप्ता, अदालत की तरफ से सीधे ये कह दिया गया। बस दर्शकों को बताते चलें कि फिलहाल लंच ब्रेक हो गया है, सुनवाई अभी कुछ देर के लिए रुकी है। लंच ब्रेक के बाद दोबारा जब जज बैठेंगे तो इसी मामले को लेकर सुनवाई आगे बढ़ेगी, जैसा कि हमें अभी अंकित बता रहे हैं। और अभी तक की सुनवाई में जिस बात का अंदेशा यहाँ पर अंकित की तरफ से जताया जा रहा है कि साहब इंसाफ की उम्मीद जो है वो मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है, वो क्यों? क्योंकि जज साहब कह रहे हैं कि पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। जज साहब ये कह रहे हैं कि इस मामले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो जो माना जाता है, फॉलो होती है, उससे अलग नजर आ रहा है ये मामला। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग इस मामले में जांच हुई। हम सीधे आपको जरा सुनाते हैं कि जो मृतका है, उसके माता पिता, उन पर इस समय क्या गुजर रही है, वो किस तरीके से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्हीं से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ने, सुनाते हैं आपको। कोलकाता की पीड़िता के माता पिता हमारे साथ हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पहुंच रहा है इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ रहा है, तो वहीं साथ ही साथ वो क्या सोच रहे हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं, इंसाफ के करीब आ रहे हैं अभी? हम सोच नहीं रहा है, हम आशा कर रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस मिलना चाहिए हम लोगों का। और क्या करेगा, जो हम लोग तो मांग किया था अच्छे वाला एजेंसी इसका तदंत करे, लेकिन वो तो अभी जो 10-11 दिन उसको चार्ज में लिया है, कोई तो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, सामने नहीं आया कोई रिजल्ट, कोई गिरफ्तार हो के क्या ये अपराध चिन्हित किया है, कोई तो रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या बेटी कोई किताब लिखती थी, डायरी लिखती थी, क्या लिखती थी? इस पेज में एक लिखा हुआ है, वो एक ही बात हम बोलेंगे और कोई विचार के लिए थोड़ा दिक्कत है बोलने का। लिखा था हमको गोल्ड, ये मेमडी में गोल्ड मेडल चाहिए, वो लिखा था उस दिन में। और बाबा माँ के भालो रखते हैं, माँ बाप को अच्छे रखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कुछ उस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो जब हमारा वाइफ को दिखा रहा था, लड़की का माँ को दिखा रहा था, उस टाइम में मेरा मेजो माजले भैया
उसका तस्वीर खींच लिया था। वो पेश कहा गया कि सीबीआई के पास पहुँचे कि नहीं हम लोग को मालूम नहीं। डायरी जो लिखती थी वो डायरी अभी आपके पास है कि सीबीआई? हमारा तो कॉलेज में ही था, वो तो सीजन लिस्ट में है, सीबीआई के पास गया है कि नहीं है तो वही उसका बात है। सीबीआई ने आपसे बातचीत की है, कोई है, पूछताछ की छह है? घंटा से पूछताछ क्या क्या पूछा है कभी, नहीं, या ये- कोई ये चीज़ नहीं- आपको लगती है जो? नहीं बताएगा, ये भी नहीं बताएगा। संदीप घोष से बार बार पूछताछ हो रही है, माना जा रहा है करप्शन से लेकर बहुत सारी बातें उनकी सामने आ रही हैं। कभी बिटिया ने कुछ बताया था आपको नहीं 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 वही बताया। किसी बारे में? हाँ किसी नहीं बारे नहीं में नहीं, उसको इस सब बारे में वो ध्यान नहीं लगाता था। उसका पेशेंट के पास ही ध्यान था, पेशेंट के साथ क्या होता था सारे दिन में, ये आके घर में कभी कभी बोलते थे। जैसे क्या क्या बोलते थे? वो जो पेशेंट आज यही पेशेंट आया या इसका एक लंच है, एक लंच से एक आदमी जिंदा है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ा, ये सब बोलता आता था। जब सरकारी अस्पताल में काम करती हैं तो कभी ये भी बताया कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं या ऐसी समस्याएं हैं कि ये तो बोलते ही थे, लेकिन उसमें तो बस तो था, वो तो 4 साल कल्याणी में था, इधर भी 2 साल हो गया, उसमें कोई दिक्कत उसका नहीं था। सरकारी अस्पताल के सवाल उठ रहे थे कि सुरक्षा के बारे में कभी उसने घर पे कुछ बताया कि हमको सुरक्षित? नहीं वो सब बताओ, बापी को माँ को कोई किसी बात पर टेंशन हो वो सब बात हमको नहीं कभी बताते। जो काम करते थे, काम करने में आसपास में कभी किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई बहस हुई हो? नहीं ये सब वो जो किसी के साथ झगड़ा क्यों करेगा, वो जो बोलते थे ठीक है तुमको काम करना नहीं, हम उसको काम कर देंगे, वही काम कर देते थे। बेटी 36 घंटे काम करती थी लगातार, कभी लगता था कि इतना काम करेगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी डॉक्टर की ही? ना प्रेशर नहीं थे पातो। इसमें कोई दिक्कत नहीं था उसका। ये वो इधर से आके भी रात 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते थे और उधर से आके कभी कभी पेशेंट भी देखते थे। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर लेकिन रही है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये কিছু তো सरकार একটা হচ্ছে, কিছু কিছু তো একটা ওরা है। নাহলে কেন বাইরে আসবে না যে আসল দোষী এত দিন হয়ে গেল। इतना दिन से बाहर नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं गया, कोई ना कोई तो साजिश है ही उसका। बेटी के शरीर को जब आपने आखिरी बार देखा था तो माँ के दिल पर क्या बीती थी उस समय देखकर? ये আর একটা মা হয়ে এটা বল। माँ पिता माता होके ये बोलना बहुत दिक्कत के सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? बाद थोड़ा जल्दीबाजी तो की ही थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेट मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गए उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था कि सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। क्या बात है तो जो वो जानता है। सरकार में अगर अस्पताल में सुविधाएं ज़्यादा होती, सीसीटीवी होता तो आज इतनी समस्या नहीं होती, लगता है इस बात? ये तो अभी जो कड़ी चल रहा है, ये चलने से तो नहीं घटना घटते। जो घटाया है वो तो उसका साहस नहीं होता ना। अभी तो उस टाइम में ढीला ढाला था, इसलिए उसका, और किसी ने उसको साथ जो गलत काम किया है इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए डिपार्टमेंट जानता है पूरा, हमको तो मालूम है। डिपार्टमेंट जानता है कौन है इसके? और तो जानता है, वो जरूर जानता है। डिपार्टमेंट का अंदर हुआ है, नहीं जानेगा? हमारा पास कोई काम करेगा उसका जिम्मेदार हमारा नहीं है, लेकिन वो लोग अभी तक 15 दिन हो गया हमसे कोई बात नहीं किया। एक खबर दे दिया, बस उसका पूरा काम खत्म हो गया। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं, इंसाफ मांग रही हैं। इनसे उन्होंने इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतारता है, फिर कोई इसका इंसाफ चाहे उनका अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो 144 धारा जारी किया है और स्टूडेंट को बार बार प्रेशर कर रहा है। 14 अगस्त को जो घटना हुई उसके बाद आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है। डॉक्टर्स वापस काम करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस? उनका दिल में, सबका दिल में, आपका भी काम करने का अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो आप उसके सामने ही घटना घटी है, उसका काम करना अच्छा कैसे लगेगा? आपने वो सब तो आपने अपना दीदी और अपने बहन का, अपने बच्चे का स्थान पर मेरा लड़की को बिठा दिया, इसलिए तो वो लोग काम पर नहीं जा रहा है। उन्होंने बोलते हैं हम लोग का ऐसे काम लोग ऐसे साइन नहीं होता है उसका। जनता में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसको देख के आप क्या अनुभूति करते हैं? गुस्सा है नहीं, गुस्सा तो जो है, इसलिए तो हमको ये हिम्मत है,
वो हिम्मत, हमारा हिम्मत बढ़ा रहा है। हम लोग तो इसलिए बोल रहा है जो सब हमारा पास रहे, जितना दिन हमको जस्टिस नहीं मिले हम वो लोगों से हम यही मिनती है। और एक मिनती है आपका माध्यम से, जो लोग इस हमारा लड़की को लेके, लड़की गुजर गया है उसको लेके बिजनेस करना चाहते हैं फिर सोशल मीडिया में, इसको भी आपका चैनल के द्वारा हम बोलते हैं उसको भी बंद करने का कोशिश कीजिए। सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है आपको इंसाफ मिलने का? टास्क फोर्स भी बनी है। विचार विभाग के ऊपर से तो भरोसा रखना ही पड़ता है जो भी हो, और सीबीआई के ऊपर भरोसा है बोल के तो अभी तक हम आशा में है। पीड़िता की माँ क्या बोलेंगी? ममता बनर्जी के যদি কিছু বলতে হয় কি বলতে চান? বাংলায় বলবি? আমার মেয়ের নামে যে ফেক নিউজ হচ্ছে, ফেক ভিডিও হচ্ছে, এগুলো চাইবো যেন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়। এগুলো আমি নিতে পারছি না। তাড়াতাড়ি যাতে বিচার পাই, যত তাড়াতাড়ি বিচার পাই এই ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটা করুন। এবং মানে পুরো বিশ্ববাসী আমার পাশে যে আছেন, যত এত লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে, মনে করি আমি তাদের কোটি কোটি ছেলে মেয়ে, তারা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, আমি যতদিন বিচার না পাই তারা যেন আমার পাশে থাকে। बहुत सारे लोगों ने आपको फ़ोन किया होगा, क्या बोल रहे हैं लोग फ़ोन करके आपसे? आश्वस्त तो कर रहा है, सभी आश्वास दे रहा है। क्या करेगा उसको, उसका बाद ज़्यादा तो उसका हाथ में भी नहीं है ना। कोलकाता पुलिस से या किसी और से फ़ोन आया अभी तक? कोलकाता पुलिस से अभी तक और कोई फोन नहीं आया। इंतज़ार है इंसाफ? तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इंतज़ार है एक इंसाफ का कि वो जल्द ही मिलेगा, चाहे कोर्ट के अदालत से मिले या फिर जनता की अदालत में मिले। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर 24 परगना, एबीपी न्यूज़। डॉक्टर बिटिया के माता पिता को आप सुन रहे थे एबीपी न्यूज से बात करते हुए। महिला डॉक्टर के माता पिता ने कहा कि इस साजिश के पीछे कोई तो है। बॉडी जलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों थी, ये सवाल जो पिता की तरफ से पूछा जा रहा है। विभाग को गलत काम की जानकारी, लेकिन वो बता नहीं रहे, कोई बचा रहा है और छिपा रहा है। कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है। हमारे पास कोई डायरी नहीं, ये पीड़ित के पिता ने कहा है। और ममता इंसाफ के लिए किसके खिलाफ उतरी, ये सवाल जो परिवार की तरफ से पूछा जा रहा है। खुद तो वो मुख्यमंत्री हैं, वो इंसाफ के लिए किसके खिलाफ उतरी? तो इस साजिश के पीछे कोई है, इस बात को लेकर परिवार जो है वो परेशान है और चाहता यही है कि जो सच है वो सामने आए। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ मौजूद थे और कोर्टरूम के भीतर निपुण सहगल मौजूद थे। निपुण सहगल ही हर एक जानकारी, जिस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही थी, उसकी अंकित तक पहुंचा रहे थे। मैं अब आपसे जानना चाहती हूं निपुण, क्योंकि जो जानकारियां जो सुनवाई के दौरान कहा गया, बोला गया, वो तो सामने है, लेकिन महत्वपूर्ण वो बॉडी लैंग्वेज भी हो जाती है जिसके तहत दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जा रही थी और जज साहब की तरफ से अपनी टिप्पणियां की जा रही थी। जरा उस बॉडी लैंग्वेज को भी डिकोड कर दीजिए पहले। बिल्कुल, देखिए बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही साफ था कि जजों ने जिस वजह से, जो गंभीरता मानते हुए संज्ञान मामले पर लेकर सुनवाई शुरू की थी, उसको ही आगे बढ़ाया है। और पश्चिम बंगाल सरकार के किसी भी जवाब से जज संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बेंच के सदस्य हैं जस्टिस पारडीवाला, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं 30 सालों से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देख रहा हूं, मैंने नहीं देखा ऐसा कहीं पुलिस काम करती है कि घटना की रिपोर्ट उसको कभी मिलती है, जानकारी मिलती है, उसके बाद जांच अधिकारी आराम से पहुंचते हैं, शव पड़ा रहता है वहीं पर जहां पर कि वो शव पड़ा हुआ है, बाद में कई घंटों के बाद, 10-12 घंटे के बाद उस जगह को आप कॉर्डन ऑफ करते हैं, यानी संरक्षित करते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जहां पर कि ऐसे सवाल थे और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी झिझकते हुए और अटकते हुए नजर आए। मैं माफ़ी मांगते हुए उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि ये केस ऐसा है, जजों ने बार बार कहा कि आप जवाब देने में आपको देर क्यों हो रही है, आप तो केस डायरी लेकर आए हैं ना, डायरी देखिए और बताइए। लेकिन जजों के सवाल इतने तीखे थे कि उन्हें भी बार बार रेफर करना पड़ा, अपने जूनियर वकीलों से भी पूछना पड़ा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इस बीच सीबीआई के लिए जो पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो भी हावी रहे। वो लगातार आरोप लगाते रहे कि पुलिस ने बिल्कुल हमें 5 दिन के बाद जांच हमें सौंपी गई, इस बीच में कई गड़बड़ियां हो चुकी थी और अभी तक जो है केस डायरी हमें व्यवस्थित रूप से नहीं मिली है। हालांकि सिब्बल ने इसका खंडन किया, तो काफ़ी दोनों की बेझड़प भी हुई। लेकिन कुल मिला के ये है
कि जज जो हैं वो चाहते हैं कि इंसाफ मिले और ये सारी बहस जो हो रही है, निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारी अगर कोई दोषी हैं उनकी एक भूमिका देखी जाएगी, सारी बातें होंगी, लेकिन सीबीआई की जांच सही दिशा में चल सके उसके लिए ही ये सारी कवायद हो रही है। यही वजह है कि लगभग 1.5 घंटा चली सुनवाई के बाद भी जजों ने कहा कि हम दोपहर 2 बजे फिर से इस मामले को सुनेंगे और सारे पहलुओं को परखेंगे। मतलब अभी तक अपनी सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया कि यहां लापरवाही जो पुलिस ने बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो घटनास्थल था उसको संरक्षित करने से लेकर जिस तरीके से वो शव दोपहर तक वहीं पड़ा रहता है, उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है, दाह संस्कार करा दिया जाता है, तब कहीं जाकर रात में एफआईआर दर्ज होती है और वो भी पहले अननेचुरल डेथ। अपनी तरफ से पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती हुई नजर आती है। जब पिता पहुंचते हैं तब रात में 11:45 पर हत्या वाली एफआईआर दर्ज होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग ये जज साहब के शब्द हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग कार्रवाई इस मामले में होती नजर आई है। सीधे सीधे पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका सही नहीं। ये अपने आप में वो टिप्पणियां हैं जो कटघरे में इस समय कोलकाता पुलिस को खड़ा कर रही हैं। निपुण सहगल, बिल्कुल ये टिप्पणियां खड़ा कर रही हैं कटघरे में कोलकाता पुलिस को और सारा का सारा कंडक्ट जजों ने साफ तौर पर कहा आपने इस कदर लापरवाही बरती है कि वो घटनास्थल पर कितने सबूत बचे होंगे कितने नहीं बचे होंगे, यही एक शक के दायरे में आने वाली बात है कि आपको सुबह जानकारी मिलती है, सुबह 5:50 पर शव वहाँ पर या लड़की अचेत अवस्था में वहाँ पर देखी गई, पुलिस को सूचना मिली, उसकी जनरल डायरी एंट्री है सुबह 10:10 की। जांच अधिकारी उसके भी काफ़ी देर के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं पुलिस अधिकारी, शव काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, उसके बाद उसको दोपहर में पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं शाम में 4 बजे घटनास्थल का मुआयना करने और तब जाकर जब पोस्टमार्टम हो जाता है रात को 7:30 बजे के करीब, उसके बाद जाकर उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया यानी संरक्षित किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुबह 5:50 पर वहाँ पर लड़की को देखा गया, महिला डॉक्टर को देखा गया, वो मृत थी या नहीं थी उस समय इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने इतना लेट रिस्पॉन्स किया और 12-14 घंटे के बाद उस जगह को आपने बिल्कुल इसीलिए जज साहब को कहना पड़ा कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। नजर बनाकर रखिएगा। और इस बीच हम अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से आ रही है जहां पुलिस के बुलडोजर वाले बड़े एक्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस का बुलडोजर वाला एक्शन। यहां पर पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कल छतरपुर सिटी कोतवाली पर पथराव हुआ था और आज आरोपियों के घरों पर बुलडोजर वाला एक्शन मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें ले आइए जरा, ये देखिए ये तस्वीरें आपके सामने। छतरपुर के रानी तलैया के पास पुलिस पर पथराव के एक आरोपी की ये बिल्डिंग जिसको गिराया जा रहा है। ये बड़ी इमारत है और इस इमारत को देखिए किस तरीके से नेस्तनाबूद यहाँ पर बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने मध्य प्रदेश के छतरपुर में यहाँ पर एक शानदार सी इमारत नजर आ रही है आपको बनी हुई और इसी इमारत पर अब बुलडोजर चल रहा है। दरअसल पुलिस पर पथराव जो किया गया था कल, उन्हीं में से एक आरोपी की ये इमारत बताई जा रही है और वहीं पर ये बुलडोजर वाला एक्शन इस समय आप होते हुए देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का छतरपुर और वहां पर पहुंचा हुआ है पुलिस का बुलडोजर। आपको बता दूं कि ये जो मकान है जिस पर इस समय बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है, आलीशान मकान नजर ही आ रहा है आपको। कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसकी कीमत जो है वो 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 5 करोड़ रुपए की कीमत वाला ये आलीशान मकान जहां इस समय मध्य प्रदेश में बुलडोजर पहुंचा हुआ है और यहां पर बुलडोजर वाला एक्शन, मतलब इस मकान को गिराया जा रहा है। अभी शुरुआत में जो आगे की बाउंड्री वॉल है आप देख रहे हैं, उस पर बुलडोजर वाला एक्शन होता हुआ धीरे धीरे कर अंदर की तरफ बुलडोजर बढ़ता हुआ। और ये कल की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। कल यहाँ पर जो कोतवाली है उस पर पथराव हुआ था। कल कोतवाली पर पथराव हुआ और आज इसी मामले में पुलिस का बुलडोजर वाला एक्शन।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष इस समय मौजूद है और जरा समझते हैं मनीष से। मनीष, जरा बताइए मुझे कि कल का ये पूरा मामला क्या है, कौन ये लोग जिन्होंने पुलिस स्टेशन पर जाकर पथराव कर दिया था, जिन पर आज मध्य प्रदेश पुलिस बुलडोजर वाला एक्शन कर रही है? रोमाना जी, हमको बता दें, कल महाराष्ट्र में एक संत के द्वारा एक पैगंबर के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में कल अचानक बगैर अनुमति लिए लगभग 1,500 से 2,000 मुस्लिम समाज के लोग सिटी कोतवाली थाने में पहुंच गए थे। और चूंकि पुलिस प्रशासन दूसरे आंदोलन में व्यस्त था, वहाँ प्रशासन कम था, पुलिस कम थी, जिसके चलते उन्होंने सिटी कोतवाली थाने के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें टीआई समेत कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस ने देर रात तक पूरे में इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करते हुए लगभग 100 से अधिक लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली। आज प्रशासन ने सुबह बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनीष बता रहे हैं किस तरीके से कल एक भीड़ जिसने उत्पात मचाया था और आज उन्हीं की निशानदेही करने के बाद पुलिस चुन चुनकर आरोपियों के खिलाफ ये बुलडोजर वाला एक्शन मध्य प्रदेश के छतरपुर में कर रही है। कल कोतवाली पर पथराव और आज आरोपियों के घर पर बुलडोजर। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली खबर का रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश आपको लेकर चल रही हूँ और उत्तर प्रदेश में भी यही बुलडोजर वाले एक्शन की तस्वीरें हैं। अयोध्या गैंगरेप का आरोपी, यहां बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिला है। आरोपी जिसका नाम मोहित के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है। कन्नौज में भी बुलडोजर चल रहा है। नवाब सिंह यादव की संपत्ति पर भी बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। जो आरोपी, उन्हीं की संपत्तियों पर ये बुलडोजर वाली कार्रवाई, संपत्तियां गिराई जा रही हैं। नवाब सिंह यादव की संपत्ति पर कन्नौज में बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्शन में है बुलडोजर। उधर आरोपी मोहित खान के खिलाफ भी बुलडोजर वाली कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, आज फिर हो रही है। अयोध्या गैंगरेप का आरोपी मोहित खान, उसके यहां भी बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये दो तस्वीरें, दोनों उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, एक अयोध्या की तस्वीर, दूसरी कन्नौज की तस्वीर। दोनों ही रेप के आरोपी हैं जिनके खिलाफ प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया है। अयोध्या और कन्नौज दोनों ही जगह रेप के मामले सामने आए और इन्हीं रेप के आरोपियों पर प्रशासन की ये सख्ती, प्रशासन का ये बुलडोजर वाला एक्शन। एक तरफ अयोध्या में जो आरोपी मोहित खान है, उसके कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स गिराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज में जो रेप का आरोपी है नवाब यादव, उसकी इमारत पर भी बुलडोजर चल रहा है, उसकी भी इमारत ढहाई जा रही है। अयोध्या में मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसे गिराया जा रहा है और इसी तरीके से जो कन्नौज है वहां पर नवाब यादव का जो इलाका है, वहां पर देखिए किस तरीके से ये चार दीवारी तोड़ी जा रही है और एक्शन में बुलडोजर नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं वीरेश से, रेप के ये आरोपी कन्नौज से लेकर अयोध्या तक बुलडोजर वाला एक्शन, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया जा रहा है। वीरेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात को कहा था कि अयोध्या घटना में जो भी मुख्य आरोपी है उसके किसी भी ठिकाने को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्धता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसी का ये नजारा है। और ये जो प्रशासन है अयोध्या का, उसके लगातार टच में मुख्यमंत्री कार्यालय बना हुआ है। और आज ये कार्यवाही कानून व्यवस्था के मद्देनजर और मुख्यमंत्री का जो जीरो टॉलरेंस है इस तरह की घटनाओं को लेकर, ये उसका प्रतीक है। और ये कार्यवाही लगातार 11 बजे से चल रही है और निरंतर जारी है, ये प्रक्रिया चल रही है। जब जिला के प्रशासन से मेरी बात हुई अयोध्या के, तो उनका ये कहना था कि ये प्रशासन की कार्यवाही आगे भी चलेगी, आज ही नहीं बल्कि अन्य और ठिकानों की तलाश चल रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है। और जब उन ठिकानों की तलाश हो जाएगी पूरी और तब समीक्षा की दृष्टि से ये पता चल जाएगा कि ये अवैध है, तो और ठिकानों पर भी बुलडोजर गरजेगा, बरसेगा और टूटेगा। तो इस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस है कानून व्यवस्था को लेकर, जो आरोप है मोहित खान पर, उनके लोगों पर,
उसकी सजा योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है और आगे भी अन्य जो इस मामले में लोग हैं, आरोपित हैं, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वरिष्ठ पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, जहाँ एक तरफ अयोध्या, दूसरी तरफ कन्नौज की तस्वीर आप देख रहे हैं। रेप के आरोपी जिनकी जो संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर पर देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश का छतरपुर, और ये 5 करोड़ का आलीशान बंगला है जो इस समय गिराया जा रहा है। बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। छतरपुर में पथराव किया था कल आरोपियों ने पुलिस थाने पर, और उसी को लेकर ये आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर वाला एक्शन। 3 तस्वीरें, तीनों में बुलडोजर गरजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां बदलापुर कांड को लेकर जानकारी है कि महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान जो किया है, 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद महाविकास आघाड़ी की तरफ से बुलाया गया है। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। आप जानते हैं 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया गया है। बदलापुर कांड को लेकर महाराष्ट्र के अंदर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी, जो सत्ताधारी गठबंधन है महायुति, उसी की घेराबंदी करता हुआ महाराष्ट्र बंद के जरिए बदलापुर कांड, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा ऐसा था कि सड़क पर सियासी उबाल देखने के लिए मिला था। रेलवे ट्रैक लोगों ने घंटों जाम किए रखा था। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी लोगों की भीड़, सैकड़ों का हुजूम, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई थी और कई एक्शन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिए गए। लेकिन इसके बाद राजनीति इस पर गर्म है और अब बदलापुर कांड को लेकर बड़ी खबर। महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया। जो भी घटना हुई है सिर्फ उसकी निंदा कर होने वाली बात नहीं है। हम देखते आ रहे हैं कई दिनों से, मैंने अभी जो मराठी न्यूज़पेपर में जो खबरें आई हैं पिछले कुछ दिनों से, ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। और जब भी ऐसी कोई आपत्ति होती है तो सारे लोग जाग जाते हैं, 1-2-4 दिन सारी बातें करते हैं और बाद में हमेशा के जैसे ठंडे हो जाते। तो अब हमें ठंडे रहकर कुछ होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं सारी महाराष्ट्र की जनता है, जिसमें मेरी माँ, बहनें, सब कुछ, सारे लोगों को मैं विनती कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, आपकी बच्ची है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, उनकी सुरक्षा के लिए अब ये जो सरकार है हिल नहीं रही और राजनीति कर रही है, राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। तो उनको उनकी जगह दिखाने के लिए 24 तारीख का जो बंद है, जैसे हमने कोरोना के साथ एक जंग छेड़ी थी और महाराष्ट्र एक परिवार जैसे उसके साथ लड़ा था, तो अब हम परिवार बनकर ही इस विकृति का सामना करेंगे। और इस बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे के विवादित बोल, सीएम शिंदे के बयान को यौन शोषण के आरोपी से जोड़ दिया। सीएम शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे के विवादित बोल भी सामने आए। सीएम शिंदे के बयान को उन्होंने यौन शोषण के आरोपी से जोड़ा है। दुर्भाग्य है हमारे ये मुख्यमंत्री है, उनका जो स्टेटमेंट है इसमें राजनीति है, तो उनकी मानसिकता विकृत है। जिस तरीके से ये जो दुष्कर्म किया है उसकी मानसिकता विकृत थी, वैसे इसमें राजनीति है ऐसे कहने वालों की मानसिकता भी विकृत है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। मृत्युंजय, ये तो बेहद विवादित बोल कि सीएम शिंदे को लेकर ही उद्धव ठाकरे जो हैं कहीं ना कहीं यौन शोषण के आरोपी से उनको जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ खुद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ जमकर राजनीति भी कर रहे हैं और सहयोगी दल भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार के बयान निश्चित तौर पर बड़े आपत्तिजनक बयान है अगर पार्टी के नज़रिए से देखें, शिंदे के नज़रिए से देखें। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति खुद कह रहे हैं कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो उनकी सोच उस विकृत सोच वाले से मिलती है। तो राजनीति तो हर दल कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी अपने नज़रिए से राजनीति कर रही है, विपक्ष अपने नज़रिए से राजनीति कर रही है। अब कल और परसों के घटनाक्रम को देख लीजिए। कल महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 13 जगहों पर
13 अपने महिला स्पोक्स पर्सन के माध्यम से बदलापुर की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मतलब जो दिल्ली के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, वो मुंबई, थाने, अमरावती, नागपुर इन जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ परसों 24 तारीख को पूरा महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है, जो कि खुद उद्धव ठाकरे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र बंद किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भले वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने नजरिए से अपने अपने फायदे के अनुसार इस पर राजनीति कर रही है, राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। विवादित बोल मृत्युंजय उद्धव ठाकरे के सामने आए हैं कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही कहीं ना कहीं यौन शोषण करने वाले की विकृत मानसिकता से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर तो अब सियासत और गरमाएगी और यकीनन जो एकनाथ शिंदे का खेमा है उसकी तरफ से सीधे पलटवार किया जाएगा, क्योंकि कटघरे में सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खड़ा कर रहे हैं यहां पर उद्धव ठाकरे। बिल्कुल सही कहा आपने। 25 मिनट बाद, ठीक 25 मिनट बाद संजय निरुपम, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, उपनेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब देंगे और उद्धव ठाकरे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो निश्चित तौर पर जैसा आप करिए कि प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, बयानबाजी होती रहेगी। कल जिस प्रकार की बयानबाजी हुई उस पर अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बयान पर अब शिंदे गुट की तरफ से अब बयान आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है और इस पूरे जो घटनाक्रम हो रही है, हम समझ सकते हैं कि 2 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और ये सब महाराष्ट्र के सबसे कठिन विधानसभा चुनाव में से इसे देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा पकड़ने की बात है और एक मुद्दा जो है विपक्ष को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे वो ज्यादा बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दा लपकने की होड़ और इसी को लेकर बयान ऐसे कि मर्यादा जो है वो भी तार तार होती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते ये विवादित बयान जो उद्धव ठाकरे का सामने आया है। इस बीच हम अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं हलचल तेज है। फारूक अब्दुल्ला के घर इस समय राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी जो कल ही श्रीनगर पहुंच गए थे, 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी आज सुबह कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और इस समय फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं श्रीनगर में राहुल गांधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का गठबंधन, इसके संकेत पहले ही मिल रहे हैं और राहुल ने आज भी गठबंधन को लेकर संकेत दिए जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हालांकि आश्वासन देते हुए कि जो कार्यकर्ताओं के हित हैं उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी जब पहुंचे थे फारूक अब्दुल्ला के घर पर, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला का ये आवास और वहां पर राहुल गांधी इस समय पहुंच चुके हैं। जो अब्दुल्लाज हैं उनसे राहुल गांधी की ये मुलाकात महत्वपूर्ण सियासी तौर पर इसलिए हो जाती है कि गठबंधन को लेकर अभी श्रीनगर में ही कुछ देर पहले राहुल गांधी की तरफ से ये साफ संदेश कार्यकर्ताओं को दे दिया गया था कि गठबंधन होगा, लेकिन साथ ही साथ ये आश्वासन भी कि उनके जो हित हैं, जो कार्यकर्ताओं के हित हैं, उसकी अनदेखी नहीं होगी। लेकिन गठबंधन को लेकर जो सकारात्मक संकेत राहुल गांधी ने पहले ही दे दिए थे, जरा वो सुनिए आप। गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। तो मिशन कश्मीर पर हैं राहुल गांधी। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद हैं और जरा आसिफ से ही जानते हैं कि राहुल पहुंच गए हैं फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यही गठबंधन, इसी को लेकर संकेत, या फिर इसमें पीडीपी और महबूबा मुफ्ती उनके लिए भी कोई जगह बनती हुई नजर आ रही है? आसिफ। रोमाना, देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बात कही गई उसमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी जो है वो इच्छुक हैं कि सभी इंडिया गठबंधन के दल इसमें शामिल हो जाए। लेकिन आज जो बात हमारे सामने आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फारूक अब्दुल्ला के निवास पे पहुंचे और तकरीबन अब 20 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है, वो अंदर ही है और अंदर बातचीत हो रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती से मिलने का कोई भी कार्यक्रम है जो हमारे
हमारे साथ साझा नहीं किया गया है। कांग्रेस के जिन नेताओं से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस में के सामने रखा गया था उसमें कुछ सीटों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर पर श्रीनगर की कुछ सीटों पर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते जो गठबंधन की टॉक्स हैं वो थोड़े रुक गई हैं और जो कार्यक्रम है वो अगले 2 दिनों तक भी चल सकता है, यानी सीट शेयरिंग फार्मूला अगले 2 दिनों तक डिस्कस होगा और उसके बाद ही कोई स्पष्ट तौर पर संकेत इस अलायंस के बारे में मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी खासतौर पर ये चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल थे उनमें पीडीपी भी शामिल है, वो इस अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले ही साफ इनकार किया गया है इस बाबत कि पीडीपी के साथ वो किसी भी हाल में किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। भले ही कांग्रेस एक अलग तौर पर पीडीपी के साथ एक अलायंस करे, लेकिन वो अलायंस कांग्रेस का और पीडीपी का होगा, ना कि पीडीपी कांग्रेस और एनसी का। और जिस तरीके की खटास की बातें सामने आ रही थी कि दोनों ही पार्टीज के जो कोalition कमेटी के मेंबर्स हैं जो आपस में मिल रहे हैं उसमें कुछ सीटों पर मतभेद जो है उसको शायद दूर करने की कोशिश जो है राहुल गांधी की तरफ से, ये जो अनशेड्यूल्ड मीटिंग ही कहेंगे, क्योंकि पहले ये बोला गया था कि कल शाम तकरीबन 9 बजे रात में फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग होनी है, लेकिन फिर राहुल गांधी एक स्थानीय रेस्टोरेंट में शाम को डिनर के लिए गए, आइसक्रीम खाने के लिए लाल चौक गए, लेकिन मीटिंग के बारे में जो नेताओं के लेवल की थी वो नहीं हो पाई। हालांकि जो कोalition कमेटी की मीटिंग है वो लगातार जारी रही। रात में तीसरी दौर की मीटिंग जो हुई थी उसके बाद ही खटास की बात सामने आई थी और उसी को दूर करने की कोशिश लग रहा है कि राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में ये पहली बैठक है जो अभी चल रही है और हम ठीक फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि क्या किसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे राहुल गांधी या फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दी जाती है इस बैठक के बाद। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आसिफ आपके पास। देखिए, आज राहुल गांधी ने श्रीनगर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक विजय का मंत्र दिया, अपना संदेश दिया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने जोरदार निशाना साधा है। उनकी नकल तक की राहुल गांधी ने। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। तो सुना आपने, राहुल गांधी का सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और राहुल गांधी ने पीएम मोदी की नकल तक उतार दी है। इस पर बीजेपी की तरफ से फौरन पलटवार किया गया है। आपको बता दें, राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता सामने आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया, नकल कौन करता है दुनिया जानती है। तो ये पलटवार जो बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल की है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री इस तरह से आते थे और फिर प्रधानमंत्री की नकल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अब कुछ ऐसे आते हैं। कविंद्र जी, प्रधानमंत्री की नकल उतारी गई है राहुल गांधी द्वारा और कहा गया कि पहले इस तरह से चलते थे और अब इस तरह से चलते हैं, नकल उतारी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नकल कौन करता है ये दुनिया जानती है और उनकी आदत बन गई। पहले भी इस प्रकार की बातें करते हैं, इसलिए जो अगर भगवान ने आपको एक लेवल दिया है उस लेवल में रहना चाहिए, ना कि ये मस्करियाँ करके कुछ होने वाला है। उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है, जो व्यक्ति
राजनीति में मजा हुआ हो उसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो परिवार ने ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया हो यही अंतर रहता है दोनों में। ऊपर माँ बैठी है सिखाने वाली, फिर उनके कोई सलाहकार हैं, तो जो सही आदमी होता है उसको सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ती। कोई सैम पित्रोदा उधर से उनको दिखा रहा है, कोई जय राम रमेश उनको सिखा रहा है, कोई तीसरा दिग्विजय सिंह सिखा रहा है, यही इनके गुरु हैं, इनसे क्या अपेक्षा की जाती है। मैं आगे बढ़ रही हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से आ रही है। यहां आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल अल-कायदा से प्रभावित ये आतंकवाद का मॉड्यूल था जिसका भंडाफोड़ हुआ है। स्पेशल सेल ने इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कर दिया है। कई आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे ये, जिसके लिए साजिश रच रहे थे। सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक दी गई थी। झारखंड, उत्तर प्रदेश से 8 संदिग्ध हैं जो हिरासत में लिए गए हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन में ये हथियार भी बरामद किए गए हैं। रांची का रहने वाला है इश्तियाक और इश्तियाक ही कर रहा था इस मॉड्यूल को लीड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस मॉड्यूल का खुलासा किया है। इस मॉड्यूल को रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था। वरुण जैन का रुख करते हैं और जरा समझते हैं वरुण जैन से आखिरकार कैसे भनक पड़ी इस मॉड्यूल की और किस तरीके से इस मॉड्यूल का खुलासा करने में कामयाबी मिली है दिल्ली पुलिस को। वरुण, देखिए बिल्कुल बेहद बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों की पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। कुछ इंटेलिजेंस से इनपुट मिले थे, कुछ दिल्ली पुलिस के पास अपने इनपुट थे। उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया गया। आप देखिए जो ये आतंकी थे इनके निशाने पर राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्य थे जहां पर बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देना चाहते थे। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राजस्थान की भिवाड़ी से जिन 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी की है, जिस समय इनकी गिरफ्तारी हुई उस समय ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। 8 और सस्पेक्ट है जिन्हें पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया है। बड़ी भारी मात्रा में जो हथियार है, गोला बारूद है और जो लिटरेचर है वो इनके पास से बरामद हुए थे। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि आखिरकार ये किस तरीके से अल-कायदा के जो आतंकी संगठन है उनके साथ संपर्क में थे, किस तरीके से जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट था, ये हथियार था, वो इन तक कैसे पहुंचा। तो एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की जो प्लानिंग थी वो इन आतंकियों ने रची हुई थी। जी वरुण, हथियार किस तरीके के बरामद हुए हैं इनके पास से? देखिए कुछ पिस्टल्स और दूसरे हथियार मिले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है काफी सोफिस्टिकेटेड ये हथियार है। और सिर्फ हथियार ही नहीं, कुछ गोला बारूद भी बरामद हुआ है, क्योंकि ये अभी अभी ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इनको गिरफ्तार किया और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसलिए किस तरह के हथियार थे ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हथियार बरामद हुए हैं, कुछ गोला बारूद बरामद हुआ है, लिटरेचर भी है जिसके जरिए इनको रेडिकलाइज किया गया था। तो ऐसी कई चीजें जो है संदिग्ध वो इनके पास से बरामद हुई है। 6 गिरफ्तारी तो हो चुकी हैं, 8 जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से संदिग्ध है उनको भी हिरासत में लिया और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 8 संदिग्ध और जिन्हें हिरासत में लिया गया है। ये आतंकवाद का बड़ा मॉड्यूल जिसका खुलासा किया गया है। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि आज शाम बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। गुरुग्राम में यह बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन करेगी पार्टी। और फिर 25 अगस्त को राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। 26 अगस्त को बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है और इस पहली लिस्ट में 25 से 30 उम्मीदवारों के नाम संभव हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा को लेकर बीजेपी तैयार है। बैठकों का दौर जो शुरू हो रहा है और ऐसे में वो उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जो 26 अगस्त को आ सकती है। 25 से 30 उम्मीदवारों के इसमें नाम हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाएगा देखना कि शुरुआत में जो नाम सामने आएंगे वो जो मजबूत उम्मीदवार उनके, या फिर जहां पिछली बार नीरज पार्टी पिछड़ गई थी उन सीटों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए अब समय ये नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने सभी पूरे राज्य की हर सीटों पर रायशुमारी के लिए ये बैठक बुलाई है। ये राज्य चुनाव समिति की बैठक है। राज्य चुनाव समिति के सभी वरिष्ठ लीडर्स इसमें रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रभारी जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर और स्टेट के जो प्रभारी विप्लव देव, ये भी इस बैठक में रहने वाले हैं। और राज्य के हर जिले से जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, चाहे वो युवा मोर्चा में हो या किसी अन्य मोर्चा में हो या राष्ट्रीय
टीम के मेंबर हैं, उन सबको भी जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको इस बैठक में बुलाया गया है। आज और कल ये 2 दिन बैठक चलने वाली है। शाम को 5 बजे से गुड़गांव के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक होगी और सबसे बाकायदा सीट बाई सीट चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी कि आपकी क्या राय है कि इस सीट पर कौन उम्मीदवार दिया जाए। दरअसल इसके पीछे का जो एक्सरसाइज के पीछे का तर्क है वो ये है कि जो पिछले चुनाव में रह गई थी कमियां, उस कमियों को दूर किया जाए और राजकुमारी के जरिए एक अच्छी टीम, एक अच्छे उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाए। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए हरियाणा में बीजेपी चुनाव समिति की लेकिन टेंशन बढ़ रही है और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी के 6 बड़े नेता हैं, चेहरे आपके सामने हैं। ये 6 बड़े नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इसी वजह से मुश्किल बढ़ा रहे हैं पार्टी की। अब सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है, अभी तक एक परिवार से बीजेपी एक व्यक्ति को ही टिकट देती आई है, लेकिन ये नेता जो खुद इस समय किसी न किसी पद पर हैं, विधानसभा चुनाव में अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे हैं, पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल इस समय मौजूद हैं और जरा समझते हैं रोहित से कि पार्टी का पहले से ही मंत्र है एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा, बावजूद इसके लाइन क्रॉस करके अब ये नेता जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे हैं, इसे किस रूप में देखा समझा जाए रोहित? बिल्कुल रोमाना, देखिए बीजेपी के लिए बड़ी इस वक्त चुनौती यही है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। परिवारवाद की राजनीति का विरोध बीजेपी करती रही है, लेकिन अगर बीजेपी को हरियाणा में हैट्रिक बनानी है तो 6 ऐसे बड़े नेता हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं, अपनी बेटी आरती राव के लिए वो टिकट मांग रहे हैं और क्योंकि विनेबिलिटी की बात है, जीत की बात है, और राव इंद्रजीत बड़े नेता है अहिरवाल क्षेत्र से दक्षिण हरियाणा की अगर बात करें, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव ये जिले उस इलाके में आते हैं। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट मांग रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद हैं और उनका उस क्षेत्र में प्रभाव भी है। इसके बाद अगला नाम नवीन जिंदल, कांग्रेस से बीजेपी में आए, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, अपनी मां सावित्री जिंदल के लिए वो टिकट मांग रहे हैं। सावित्री जिंदल पहले मंत्री भी रह चुकी हैं। चौधरी धर्मवीर ये भिवानी से सांसद हैं, ये अपने बेटे मोहित चौधरी के लिए टिकट मांग रहे हैं। ये तमाम वो दावेदार हैं जिनको नकारना बड़ा मुश्किल है प्रदेश चुनाव समिति के लिए या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक और बड़ा नाम कुलदीप बिश्नोई, वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए टिकट मांग रहे हैं। और रोमाना ये तमाम वो बड़े नाम है जो कि हरियाणा की राजनीति में रसूख रखते हैं, अपना उनका कद है। किरण चौधरी जो कि अभी अभी बीजेपी में आई कांग्रेस से, बीजेपी ने उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया, वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही हैं। तो 6 ये बड़े परिवार बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन, किसी की दावेदारी को नकारना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इनमें से किसी की दावेदारी को नकारा जाता है तो बड़ा सवाल है कि ये अगला कदम इनका क्या होगा। इसलिए और इस बात को नहीं भूलना चाहिए रोहित सिंह सावल कि इनमें से बहुत से ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो विकल्प तो जाहिर सी बात है खुले रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आवाज बुलंद कर रहे हैं अपनों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट का, उसी के चलते कुछ बीजेपी के पुराने साथी भी जिस तरीके से कृष्णपाल गुर्जर हो गए, वो भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए उसी बूते पर फिर टिकट की दावेदारी आगे रखते हैं और यहां से बीजेपी की मुश्किल बढ़ती हुई इन हरियाणा विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।